हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एकेडमिक इंग्लिश जोन की तरफ से मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग एक दो कंजूसी कर रहे हैं। पहली कंजूसी ये कि आप लोग क्लासेस अच्छे से ले रहे हैं लेकिन लाइक करना भूल रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल और मैं मिलकर आपकी मंजिल को बहुत आसान बनाने वाले हैं। ओके, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत जल्दी हम लोग रीट लेवल 2 का कोर्स भी लॉन्च करेंगे। आपके सेकंड ग्रेड का कंप्लीट सिलेबस पेपर सेकंड का हम लोग कवर करेंगे, प्लस उसका कोर्स भी एप्लीकेशन में लॉन्च करेंगे। प्लस फर्स्ट ग्रेड का भी आपके कंप्लीट सिलेबस जो सेकंड पेपर का इंग्लिश प्लस पेडागोजी प्लस आईसीटी और जितने भी टीचिंग मेथड्स वगैरह हैं, ये सारा हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना ज़्यादा हो सकता है हम यूज़फुल मटेरियल आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पिछले सेशंस में हम लोगों ने फिगर्स ऑफ स्पीच शुरू किए थे, और फिगर्स ऑफ स्पीच में हमने सबसे पहले सिमिली देखी थी, उसके बाद मेटाफर देखा था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों, वो होगा पर्सोनिफिकेशन। ओके, इसको एक ग्रीक टर्म है, उसमें प्रोसोपोपोइया भी कहते हैं। प्रोसोपोपोइया भी कहते हैं, वो भी लिख देते हैं, प्रोसोपोपोइया। ओके, ये एक ग्रीक टर्म है जो पर्सोनिफिकेशन के लिए ही यूज किया जाता है। हिंदी में इसको हम लोग मानवीकरण बोलते हैं। जैसा आप लोग देखते आए हैं, आपके हिंदी लिटरेचर में भी अक्सर देखने को मिलता है कि मानवीकरण एक अमुक अलंकार रहता है, फिगर ऑफ स्पीच रहता है। तो ये भी फिगरेटिव लैंग्वेज का ही एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि पर्सोनिफिकेशन होता क्या है। तो देखते हैं दोस्तों कि पर्सोनिफिकेशन is a kind of figurative language in which non-living things, नॉन लिविंग के लिए अपन कह सकते हैं इनएनिमेट थिंग्स एंड, एक आप टर्म और लिखिए, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर represented as human beings or having human qualities और एट्रीब्यूट्स। ओके, तो सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन समझिए क्या कह रहे हैं हम लोग। पर्सोनिफिकेशन एक तरह का फिगरेटिव लैंग्वेज का पार्ट है। कैसा पार्ट है? फिगरेटिव लैंग्वेज का, जिसमें नॉन लिविंग और इनएनिमेट थिंग्स हैं, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज भी हैं जिनका कोई मूर्त रूप नहीं हो। जैसे अपन कहते हैं ईमानदारी, भलाई, बुराई, ये जो आप नाउन्स में एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते हो, भाववाचक संज्ञाएं, उनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। कैसे? एज ह्यूमन बीइंग, जैसे वो मानव के रूप में हो, और या फिर हैविंग ह्यूमन क्वालिटीज, या उनमें मानवीय गुण हो, ठीक है, या एट्रीब्यूट्स हो। एट्रीब्यूट्स का मतलब भी वही क्वालिटीज हैं, ठीक है ना। तो इसको शॉर्ट में कहें तो इन ब्रीफ, personification
या इन पर्सोनिफिकेशन कीजिए, इन पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग या इनएनिमेट थिंग्स आर प्रेजेंटेड, इनको प्रस्तुत किया जाता है एज ह्यूमन बींग्स, मानव या मनुष्यों के रूप में निर्जीव चीजों को बताया जाता है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन है ये सिंबॉलिक या एलिगोरिक पोइट्री होती है, उसमें ज्यादा यूज किया जाता है। लिख देता हूं मैं ये भी, द लिटरेरी डिवाइस personification is often used in symbolic and allegorical poetry। ओके, सीधा सीधा समझे, ये तो थ्योरेटिकल बात है कि आप निर्जीव चीजों को या अमूर्त विचारों को मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वो पर्सोनिफिकेशन है। और आप लोगों के एग्जामिनेशंस में पोएट्री की ऐसी कुछ लाइंस दी जाती हैं इक्का दुक्का, जिनमें आपको फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने का किया जाता है, कहा जाता है। अब फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करते समय आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो भी निर्जीव चीजें हैं, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो झील हो, अगर आप उसको मनुष्य के रूप में यूज करते हैं, ऐसा कोई एडजेक्टिव या ऐसा कोई एक्शन वर्ब जो मनुष्य करता है, और अगर हम एक वस्तु को वो एक्शन करते हुए दिखाते हैं, तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच होगा ये पर्सोनिफिकेशन होगा। सबसे बड़ी जो दुविधा आपके मन में रहती है कि जब हम एक नाउन को, डिसिमिलर किस्म के नाउन को दूसरे डिसिमिलर किस्म के, दो डिसिमिलर किस्म के नाउन्स को आपस में कंपेयर करते हैं, चाहे उसे मनुष्य से जब कंपेयर करते हैं, तो आपके दिमाग में आता है कि यार ये तो मेटाफर हो गया ना। जाहिर सी बात है, आप में से कईयों को ये कंफ्यूजन रहता होगा कि इसमें हम मेटाफर करें क्योंकि वो भी एक रूपक अलंकार है, या फिर पर्सोनिफिकेशन करें। ये दिक्कत आपके हमेशा आपको फील होती है, आपके सामने रहती है। तो देखो, पर्सोनिफिकेशन जहां भी होगा वहां मेटाफर होगा। और अगर आपके ऑप्शन में दोनों दे दिए, मेटाफर भी ऑप्शन में दिया हुआ है और पर्सोनिफिकेशन भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मेटाफर में किस तरह का मेटाफर है। तो पर्सोनिफिकेशन मेटाफर का एक प्रकार है, तो हमें आंसर वहां पे पर्सोनिफिकेशन करना चाहिए। मेटाफर तो वो है ही। एग्जामिनर जब एक क्वेश्चन में हमें एक लाइन में आपको पता चल गया पर्सोनिफिकेशन है, लेकिन आपको ये भी पता है कि जब हम किसी को किसी से कंपेयर करते हैं बिना एज और लाइक और सो और देन जैसे वर्ड से, तो मेटाफर होता है। तो मेटाफर तो है ही, लेकिन अगर उसका अंदरूनी क्लास पूछ रहा है तो वो मेटाफर पर्सोनिफिकेशन है। तो एक तरह से पर्सोनिफिकेशन मेटाफर की सब कैटेगरी है। ठीक है, ये कह सकते हो पर्सनल मेटाफर है, इसमें पर्सन के रूप में चीजों को कंपेयर किया जाता है। तो आपको ये कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए कि मेटाफर भी है और पर्सोनिफिकेशन ही है, मैं कौन सा आंसर करके आऊं। तो आंसर हमेशा वहां पे हमें पर्सोनिफिकेशन करना है। ओके, क्योंकि जहां भी पर्सोनिफिकेशन होगा मेटाफर तो जरूर होगा। ओके, क्लियर है बात। अब देखो, एग्जाम्पल्स हम खूब सारे डिस्कस कर लेंगे। आप में एक आईक्यू होना चाहिए। मान लीजिए आप ऐसा सेंटेंस कह रहे हैं कि द ट्री लाफ्ड एट मी। मैं सामान्य सी आम बोलचाल की भाषा का एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं। पेड़ मेरे ऊपर हंसा। आपने ये वाक्य देखा, उदाहरण के लिए, द ट्री लाफ्ड
एट मी। पेड़ ने मेरी मजाक उड़ाई या पेड़ मुझ पे हंसा, तो आप जानते हैं कि ये जो एक्शन है ये ह्यूमन क्वालिटी वाला है। ये क्या है? ह्यूमन क्वालिटी है, या ह्यूमन क्वालिटी नहीं कह के एक्शन कह दो। तो पेड़ को आप एक ह्यूमन एक्शन करते हुए बता रहे हैं, इसका मतलब आपने पेड़ को क्या किया है? पर्सोनिफाई कर दिया है। यहां पे किसका पर्सोनिफिकेशन हुआ है? पेड़ का पर्सोनिफिकेशन हुआ है, ठीक है ना। तो जब हम, जैसे मान लीजिए आप कहते हो द मून hid her face behind a cloud, ठीक है। चंद्रमा ने अपना चेहरा ढक दिया बिहाइंड अ क्लाउड। अब आप देखिए यहां पर आपने चंद्रमा के लिए क्या यूज किया? हर, जो कि एक फेमिनिन को रिफर कर रहा है, यानी आपने चंद्रमा को एक स्त्री के रूप में देखा। ये जो आपका पॉजेसिव टर्म यहां पे यूज हुआ हर, ये क्लियर इशारा कर रहा है कि मून को आपने क्या कर दिया? एक महिला के रूप में पर्सोनिफाई कर दिया। तो यहां पे इस लाइन में कौन पर्सोनिफाइड हो गया? मून हो गया। ये बहुत आसान से एग्जाम्पल है। और आपको पता है कि ही, हिम, शी, हर या हिज, हर, ऐसे जो प्रोनाउंस हैं, ये तो वैसे एडजेक्टिव हैं क्योंकि साथ में नाउन आया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस जो हैं वो हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज करते हैं आमतौर पर। अगर चंद्रमा इन एनिमेट ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए इट्स होता, तो समझ लीजिए यहां पे पर्सोनिफाई नहीं हुआ। लेकिन आप जैसे अक्सर आप शिप के लिए हर प्रोनाउन यूज करते हैं या हर पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो इसका मतलब है उसको पर्सोनिफाई किया गया। कहीं पर आप कंट्री के लिए भी हर वर्ड का यूज देखते हैं, तो वहां पे कंट्री को भी पर्सोनिफाई किया है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें कोई जान नहीं होती, बेजान ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको मानव के रूप में देखो जान तो एनिमल्स में भी होती है, लेकिन उनको एनिमल्स के रूप में नहीं दर्शाया जाता, ठीक है ना। आपको पता है एक टर्म अपन अक्सर यूज करते हैं, कौन सा? एक शब्द देखें, ये एक शब्द है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। अब इसमें देखो जानवर हैं उनको भी मनुष्यों के रूप में, आप अक्सर कुछ ऐसे प्लेज या स्टोरीज वगैरह देखते होंगे, अलाइस इन वंडरलैंड जैसी, जिसमें हम एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग्स में के रूप में दिखाते हैं। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग चलते हैं, है ना, ह्यूमन बीइंग जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की जो थिंकिंग होती हैं, अगर हम एनिमल्स को या पेड़ पौधों को ह्यूमन का शेप देके प्रस्तुत करते हैं, चाहे कोई पिक्चर में आपने देखा हो, कोई पेड़ चल रहा है, उसका चेहरा है, पेड़ के हाथ ऐसे निकल रहे हैं, तो वो जो आर्ट होता है वो क्या होता है? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहलाता है। उसमें सिर्फ जानवरों को भी या अन्य प्राकृतिक चीजों को भी मनुष्य की शक्ल में पेश किया जाता है। ये पर्सोनिफिकेशन से थोड़ा भिन्न है। पर्सोनिफिकेशन में ऐसे कोई पिक्चर के रूप में या चित्रात्मक तरीके से वाकई में ह्यूमन बीइंग के रूप में नहीं प्रस्तुत किया जाता। पर्सोनिफिकेशन में केवल एक मानवीय गुण, ह्यूमन क्वालिटी या ह्यूमन एट्रीब्यूट उसको दे दिया जाता है। ये एक तरह का एम्बॉडीमेंट है, ठीक है, इनकार्नेशन है। एक तरह से मानव के रूप में उसे देखा जा रहा है, लेकिन उसे मनुष्य बनाया नहीं जा रहा है। तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में क्या होता है? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में आप जानवर को भी, जैसे एनिमल फार्म, आपने जॉर्ज ऑरवेल का नॉवेल पढ़ा हो, तो पूरा क्या एलिगरिकल स्टोरी है ना, एलिगरी है, और उसमें सारे जानवरों को ह्यूमन बीइंग्स के रूप में दिखाया गया। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स लालच करते हैं चीज़ों को लेकर, या उनका जो रिएक्शंस होते हैं टिपिकल सिचुएशंस में, उस तरह की टेंडेंसी जानवरों की बताई। तो वो एग्जाम्पल किसका है? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का है। उसमें मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करना, है ना। तो वो एक बड़ी रचनाओं में होता है, जैसे कोई प्ले है या कोई टीवी में
सीरियल है लंबा सा बना दिया जानवरों के ऊपर, या अन्य ऐसे, मान लो आपने ऐसे खूब कहानियां पढ़ी होगी जिसमें हम कई बार देखते हैं वस्तुओं को व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वो बिल्कुल डायलॉग बोलते हैं, उनके कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म है, वो थोड़ा पर्सोनिफिकेशन से डिफरेंट है। पर्सोनिफिकेशन के लिए आप ये टर्म जरूर यूज कर सकते हो, बिल्कुल सिनोनिमस है, ये ग्रीक टर्म है। ये कैसा टर्म है? ग्रीक टर्म है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है, प्रोसोपोपोइया। प्रोसोपोपोइया ये ग्रीक टर्म है। कभी कभी परीक्षा में पर्सोनिफिकेशन की जगह आपको ये शब्द भी दे सकते हैं। और पर्सोनिफिकेशन का जो एक्सट्रीम फॉर्म होता है, एक्सट्रीम फॉर्म, वो है पैथेटिक फैलेसी। लेकिन ये परीक्षाओं में हमसे प्रैक्टिकल काम करवाया जाता है, हमें लाइंस दे दी जाती हैं और वो पूछा जाता है कि इसमें कौन सा आइटम पर्सोनिफाई हो रहा है। ठीक है, तो कुछ उदाहरण आप देखिए पर्सोनिफिकेशन के, जो लिटरेचर से भी हैं, वो आप देखें, बहुत सामान्य चीज है, समझ लें एग्जाम्पल्स को। ये कुछ उदाहरण मैं आपके लिए कलेक्ट करके लाया हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का, देखो एपोस्ट्रॉफी है, यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं ऐसी कोई चीज जो एब्सेंट हो, डेड हो, ठीक है ना, या इनएनिमेट हो, उसको जब कोई राइटर संबोधित करता है तो उस फिगर ऑफ स्पीच को कहता है एपोस्ट्रॉफी। तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी है, ओ रोज, हे गुलाब, दाऊ आर सिक, तुम बीमार हो। अब देखो, सिक जो एडजेक्टिव है ये ह्यूमन क्वालिटी को दर्शाता है, आदमी मनुष्य होता है, तो ये जो एडजेक्टिव यूज हुआ है ह्यूमन क्वालिटी को इंडिकेट कर रहा है। और किसको हम बीमार बता रहे हैं? रोज को। दाऊ किसके रेफरेंस में आया है, किसको एड्रेस किया जा रहा है? दाऊ वर्ड से, तुम, यू, रोज को। तो ये क्या है? पर्सोनिफाइड हो गया, ये पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है रोज, ठीक है। और सिक एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है, मानवीय गुण है। ये विलियम ब्लेक की द सिक रोज जो पोएम है उसमें से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई वॉच्ड द फ्लेम फीडिंग ऑन माई ऑन माई मदर। यहां पे थोड़ा सा गलत छपा हुआ, फीडिंग ऑन माई मदर ही होगा, ठीक है। ये द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से लिया गया है, ठीक है। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। अब देखो यहां पे बताइए किस चीज को पर्सोनिफाई किया जा रहा है? द फ्लेम को। फ्लेम जो ज्योति, ज्वाला, रोशनी, दिए की, मोमबत्ती की जो फ्लेम होती है, वो क्या है? फीड ऑन। फीड ऑन क्या है? एक ऐसी वर्ब है, भाई कौन करता है फीड ऑन? मदर करती है ना। मनुष्य फीड ऑन करता है, किसी को पालन पोषण करता है या जिंदा रखता है, फीड ऑन करना यहां पे। तो ये जो फीड ऑन वर्ब है ये ह्यूमन क्वालिटी है, और फ्लेम जो है ये पर्सोनिफाइड हो गई यहां पे। समझ में आ रही बात आपके? और किसको फीड ऑन कर रही थी? मेरी मदर को। तो निजिम एजिकियल की जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में पहले थी, ये बिल्कुल उसी में से ली गई लाइन है। ये बहुत पॉपुलर है, देखो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल बहुत पॉपुलर है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, पेशेंस था प्रिवेंट करने के लिए। किसको प्रिवेंट करना? दैट मर्मर, उस जो बड़बड़ाहट को, उस जो मन में उठी कौतूहल को। सून रिप्लाई, जल्दी ही जवाब देता है। आपने जॉन मिल्टन की एक फेमस सॉनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, है ना। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मिल्टन जब यंग एज में अंधे हो गए थे तो उस पर उन्होंने एक सॉनेट लिखी थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो पहले फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में थी। उस पोएम में से लाइन है। अब बताइए यहां पे किसको पर्सोनिफाई किया गया? पेशेंस को। पेशेंस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, उसको आपने पर्सोनिफाई किया है। क्यों किया है? कि पेशेंस था रोकने के लिए उस बड़बड़ाहट को, उस शिकायत भरी बड़बड़ाहट जो मिल्टन की थी कि मुझे इतना जल्दी मेरी आईज लाइट कैसे स्पेंट हो गई। तो ये जो उसकी जो मन में क्या कह सकते हैं, बड़बड़ाहट कर रही थी आत्मा उसकी, तो वहां पे पेशेंस उसे रोक रहा था और जल्दी ही पेशेंस जवाब देता है। तो ये प्रिवेंट
और रिप्लाई ये ह्यूमन क्वालिटी है। आदमी रोकता है और ह्यूमन बीइंग ही क्या करता है, रिप्लाई करता है। तो पेशेंस को क्या किया गया, पर्सोनिफाइड किया गया। ओके, अगला देखें, इन सैक्सन स्ट्रेंथ दैट ए बी फ्राउंड। ठीक है, यहां पे देखो सैक्सन जैसे एंग्लो सैक्सन पीरियड था, एंग्लो सैक्सन पीरियड आपने पढ़ रखा होगा, तो वैसे ही उस पीरियड के लोगों के पास जो ताकत थी, उस ताकत में दैट एबी, वो जो एबी थी, एबी क्या होता है, एक पानी का एक बॉडी होता है, तो उस एबी ने फ्राउंड, भौहें तनाई। अब ये जो वर्ब है फ्राउन, ये व्यक्ति फ्राउन करता है दोस्तों, इस तरह से। एबी ये निर्जीव वस्तु है, ये ह्यूमन क्वालिटी है, और एबी क्या हो गई, यहां पे पर्सोनिफाइड हो गई। देखो ऐसी कोई वर्ब जो मनुष्य परफॉर्म करता है, वो किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करते हुए दिखा दें। जैसे आदमी डांस नहीं करता, आदमी करता है सॉरी डांस, वस्तुएं डांस नहीं करती, लेकिन आपने वस्तुओं को डांस करते हुए दिखा दिया, तो इसका मतलब आपने वस्तुओं को पर्सोनिफाई कर दिया। आदमी रोता है, आदमी हंसता है, आदमी मुस्कुराता है, आदमी चलता है, आदमी दौड़ता है, लेकिन ये क्वालिटीज आपने वस्तुओं के लिए यूज करनी। ये जो वर्ब्स हैं, एक्शंस है, सॉरी क्वालिटीज नहीं है, एक्शंस है, ये एक्शंस आपने वस्तुओं को करते हुए दिखा दिया, तो आपने पर्सोनिफाई कर दिया। ऐसा कोई एडजेक्टिव जो व्यक्ति के लिए ही एप्लीकेबल होता है, वो आपने वस्तुओं को एट्रीब्यूट कर दिया, तो समझ लो पर्सोनिफिकेशन हो गया। ठीक है ना, यही पर्सोनिफिकेशन है। या ऐसा कोई प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव जो मनुष्य के लिए यूज होता है और आप किसी वस्तु के लिए यूज कर रहे हैं, तो समझ लीजिए पर्सोनिफिकेशन हो गया। ठीक है, ये जो इन सैक्सन स्ट्रेंथ दैट एबी फ्राउंड, ये सर वॉल्टर स्कॉट की जो पोएम है द होली आइलैंड, वहां से लिया गया। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर है। डेथ नॉट बी प्राउड, मृत्यु घमंड मत करो। अब देखो डेथ को एड्रेस किया जा रहा है, तो एपोस्ट्रोफी तो है ही। देखो एक लाइन में एक से ज्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। जैसे हम इस लाइन की ही बात करें, तो यहां पर ये चूंकि एड्रेस हो रहा है, मृत्यु को संबोधित कर रहा है पोएट, तो यहां पे एपोस्ट्रोफी तो हो ही गई। साथ में कह रहा है मृत्यु घमंड मत करो, इतना गर्व मत करो, घमंड मत करो। तो ये घमंड करना, ये जो एडजेक्टिव है प्राउड, ये क्या है, ह्यूमन क्वालिटी है। और आपने किसको ये ह्यूमन क्वालिटी करते हुए दिखाया, डेथ को, तो ये क्या हो गई, पर्सोनिफाइड हो गई। बात समझ में आ रही होगी आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। ये एक बहुत फेमस है विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स जो पोएम है, ये भी पहले फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में थी, उसी में से है। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Okay, डैफोडिल्स जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसमें से लिया गया। देखिए यहाँ पे कहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। पहले तो यहाँ पे देखो अ क्राउड यूज किया, किसके लिए, डैफोडिल्स के लिए, तो इसका मतलब क्लियर है मेटाफर है, यहाँ पे मेटाफर तो यूज किया ही गया। अब पर्सोनिफिकेशन क्लियर कहाँ झलकता है, कौन से शब्द से, देखो जो पोएट है वो डैफोडिल्स को फ्लटरिंग एंड डांसिंग, नाचते हुए बता रहा है। तो ये जो नाचना किसकी क्वालिटी है भाई, ह्यूमन क्वालिटी या ह्यूमन एक्शन है। और किसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है, डैफोडिल्स को पर्सोनिफाई किया जा रहा है। ओके, गॉट इट। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. ठीक है, डांस करते हुए डैफोडिल्स दिखा रहा है पोएट, तो पर्सोनिफाई हो गया। ठीक है, उसके बाद and then my heart with pleasure fills, फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है, and dances with the daffodils, और उन डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगता है। बताइए किस चीज को पर्सोनिफाई किया जा रहा है। डांस आदमी करता है कि आदमी का हार्ट करता है, दिल तो नहीं करता ना। तो यहां पे कवि अपने दिल को डांस करते हुए बता रहा है, डांसेस नाचता है, तो नाचना ह्यूमन
एक्शन है, और परफॉर्म कौन कर रहा है? कवि खुद नहीं कर रहा, कवि का हार्ट नाच रहा है। तो हार्ट क्या है? इनएनिमेट है। आप कहोगे निर्जीव, अरे भाई निर्जीव नहीं है, आप ये कहोगे अरे भाई हृदय जो है मनुष्य सजीव है, उसका एक पार्ट है, तो हार्ट तो नाचने का काम नहीं करता ना। तो यहां पे हार्ट को पर्सोनिफाई किया गया। ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है डैफोडिल्स, उसी में से लिया गया है। अगला देखें, ये बहुत पॉपुलर है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। हेनरी वैड्सवर्थ लॉन्गफेलो का द बैल ऑफ एट्री, उसमें से लिया गया। बहुत पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। मेरे कहने से इसको अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। देखो, प्राइड, गर्व या घमंड, गोथ फोर्थ, गोथ मीन्स गोज, ये पोएटिक आप समझ लीजिए, एस ये एस वाला है, टी एच वगैरह ऐड है। तो घमंड जाता है, आगे बढ़ता है, गोज फोर्थ कह सकते हो, आगे बढ़ता है ऑन हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ पे बैठ के, ग्रैंड एंड गे, ग्रैंड का मतलब बहुत भव्य तरीके से, आलीशान तरीके से, एंड गे खुशनुमा तरीके से, हैप्पी मैनर में। देखो, प्राइड जो है वो आगे बढ़ता है, घमंड बढ़ता जाता है, जैसे घोड़े के पीठ पे बैठ के शाही तरीके से, ग्रैंड मैनर में और खुशनुमा अंदाज में घमंड आदमी का आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। बट कम टू बैक, वापस आता है। अब देखो, कम तो और बैक में गैप कर लेना, ये बैक आप यहां कर लें, वापस आता है ऑन फुट, पैदल, एंड बैक्स इट्स वे, और अपनी जगह या अपना रास्ता भीख मांगते हुए आता है। यानी घमंड जो है वो आगे तो बढ़ता है, आदमी का बढ़ता जाता है, जैसे शान से घोड़े की सवारी करते हुए आदमी ज्यादा से ज्यादा उसका घमंड बढ़ता जाता है, लेकिन वापस कैसे लौटता है? एक दिन घमंड चकनाचूर होता है, तो वापस वो पैदल लौटता है और अपना रास्ता मांगता है, भीख में मांगता है, जगह दे दो प्लीज। आगे तो बढ़ गए थे घमंड में, लेकिन वापस जगह मांगता है। तो यहां पे देखो, ये आगे बढ़ना ह्यूमन क्वालिटी है, जो किसको एट्रीब्यूट की गई है? प्राइड को। प्राइड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना, एब्स्ट्रैक्ट ह्यूमन क्वालिटी है, अमूर्त, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पर्सोनिफाई किया गया है, प्राइड को, ठीक है। और देखो, ये खुशनुमा अंदाज में, ये सब उसी के लिए है। और कम्थ बैक, ये कम्थ का मतलब कम्स, ये टी एच समझ लो, एस ये एस है लिटरेचर में, पॉइम्स में आप किसी वर्ब में टी एच जुड़ा देखें तो वो एस ये एस वाला फॉर्म है, थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला। ऑन फुट, पैदल आना, तो घमंड के कोई पांव होते नहीं, तो ये ह्यूमन क्वालिटी है। वापस घमंड को ही क्या किया गया? पर्सोनिफाई किया गया। ओके, गॉट इट। बहुत आसान है, कोई खास बात आपको नजर आई नहीं। अब एक बात आपके करते हैं दोस्तों, फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में इंपॉर्टेंट, वो ये बात है, ये जरूर आप नोट कीजिए। समटाइम्स when inanimate things are personified, they are treated as either male or female। कई बार आप निर्जीव चीजों को जब पर्सोनिफाई करते हैं, तो आप उन्हें या तो मेल की तरह पर्सोनिफाई करते हैं या फीमेल की तरह पर्सोनिफाई करते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान रखें, the things which are noun for their
strength, fierceness, or harshness are treated as masculine. वैसे तो वो न्यूट्रल होते हैं बाय डिफॉल्ट, तो निर्जीव चीजें न्यूट्रल जेंडर में आती हैं, लेकिन जब ऐसी चीजें जो अपनी स्ट्रेंथ के लिए, भयावहता के लिए, अपनी कठोरता के लिए जानी जाती हैं, उनको ट्रीट किया जाता है एज मैस्कुलिन. उदाहरण के रूप में, जैसे एज एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं, जैसे एक तो द सन है, इसको आप मैस्कुलिन की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब इसके लिए ही वाले प्रोनाउन यूज करेंगे, ही या हिम या पॉजेसिव जो टर्म है हिज वो यूज करेंगे, इसको स्त्री के रूप में नहीं देखेंगे. द सन है, ठीक है, समर है, विंटर है, डेथ है. ऐसे नाउन्स को आप किस रूप में लेंगे? पावरफुल होते हैं, जैसे टाइम भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, टाइम है. इनको आप किस तरह से यूज करेंगे दोस्तों? मैस्कुलिन के रूप में देखेंगे, और इनके लिए जो प्रोनाउंस हैं वो मैस्कुलिन वाले यूज करना है, ही वाले, हिम वाले, हिज वाले, ये जरूर याद रखना. ओके, गॉट इट. उसी तरह से द थिंग्स कौन से? ऑब्जेक्ट्स को, विच आर नाउन फॉर देयर ब्यूटी, gentleness or tenderness are treated as feminine. Okay? प्राकृतिक चीजें, वे प्राकृतिक चीजें, नेचुरल ऑब्जेक्ट, नेचुरल थिंग्स जो अपनी ब्यूटी के लिए, अपनी टेंडरनेस के लिए, अपनी क्या कह सकते हो आप, एक वर्ड अपन ने और यूज किया, जेंटलनेस के लिए जानी जाती हैं, उन चीजों को आप स्त्री के रूप में, फेमिनिन के रूप में देखते हैं. ओके, अब जैसे उदाहरण के लिए एज आप कहते हो द मून, द अर्थ, नेचर, ये काइंडनेस के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना. जस्टिस है, न्याय, होप, आशा, ठीक है ना. तो इन चीजों को आप हमेशा फेमिनिन के रूप में देखते हैं, ठीक है. तो ऐसे भी इसमें क्या प्रोनाउन का खेल है दोस्तों. ही, शी, हिम, हर, हिज, हर, ये प्रोनाउंस और एडजेक्टिव जब अपन यूज करते हैं पॉजेसिव वाले या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म वाले, तो ध्यान रखना चाहिए कि हम किसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं. वो चीज अपनी फियर्सनेस के लिए जानी जाती है ना, अपनी हार्शनेस के लिए, अपनी स्ट्रेंथ के लिए, तब तो उन्हें आप मैस्कुलिन में ट्रीट कीजिए. और अगर वो अपनी ब्यूटी के लिए, जेंटलनेस के लिए, है ना, सॉफ्टनेस के लिए जानी जाती है, तो उन्हें आप फेमिनिन की तरह ट्रीट कीजिए. अब देखें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, जैसे मृत्यु, डेथ, क्रूर होती है, स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है, इसमें एक तरह की स्ट्रेंथ होती है, हार्शनेस होती है, किसी को बख्शती नहीं है. तो देखो, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, यहां पे आप हिज को नोट करो. हिज क्या है? मैस्कुलिन के लिए यूज होने वाला पॉजेसिव टर्म है, जो आपने यूज किया है किसके लिए? डेथ के लिए. तो जाहिर सी बात है आपने डेथ को पर्सोनिफाई कर दिया है, और उसको आपने हिज क्यों यूज किया है? एक मैस्कुलिन के रूप में ट्रीट किया है. मृत्यु अपने क्रूर हाथ, अपने निर्दयी हाथ, अपने उदासीन हाथ, ऐसी भी एक तरह का मेटाफर है,
वो यूज करती हैं राजाओं पे भी, यानी राजाओं को भी नहीं बख्शती हैं। मृत्यु अपने एक्शन को इक्वली परफॉर्म करती है, ये नहीं देखती कि सामने कौन है। बहुत पॉपुलर लाइन है पर्सोनिफिकेशन के लिए। द सन शैड्स हिज बीम्स, किरणें, ऑन द रिच एंड द पुअर अलाइक। जो सूर्य है वो बरसाता है अपनी किरणें, गिराता है अपनी किरणें अमीरों पे और गरीबों पे एक तरह से, वो कोई भेद नहीं करता। आप देखो, आपने सन के लिए, अगेन सन क्या है भाई, अपने स्ट्रेंथ के लिए, पावर के लिए, हार्शनेस के लिए जाना जाता है, तो आपने उसको मैस्कुलिन की तरह ट्रीट किया, हिज यूज किया है, सन को आपने पर्सोनिफाई किया, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसे प्रोनाउंस और एडजेक्टिव से भी, पॉजिटिव एडजेक्टिव से भी हम क्या करते हैं, पर्सोनिफिकेशन पकड़ सकते हैं परीक्षा में आराम से, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखना है कि इसको पर्सोनिफाई किया है एज ए मेल, है ना, मैस्कुलिन के रूप में। ये तो हो गए दो चीजें, एग्जाम्पल्स आपके, जो स्ट्रेंथ, फियर्सनेस के लिए जाने जाते हैं, उन चीजों को आपने मैस्कुलिन की तरह ट्रीट किया। फिर द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड ए क्लाउड। अर्लियर जो सेशन के शुरू में हमने इसको डिस्कस कर लिया है, मून को हमने हर स्त्री के रूप में दिखाया, पर्सोनिफाई किया है, और चंद्रमा के लिए हमने हर यूज किया है, तो मून को हमने पर्सोनिफाई कर दिया है। तो ये फेमिनिन के रूप में पर्सोनिफिकेशन हुआ मून का, क्योंकि चंद्रमा बेचारा अपनी मधुरता के लिए जाना जाता है। उसके बाद स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मैंटल ऑफ ग्रीन। मैंटल आप समझते, वस्त्र होता है, चोगा। बसंत ने फैला दिया अपना एक वस्त्र कह दो, चोगा कह दो, ऑफ ग्रीन कवर। ये भी देखो मेटाफर है, मैंटल ऑफ ग्रीन कवर, ठीक है, ग्रीन हरियाली का, कवर नहीं सॉरी ओवर है, हरियाली का चोगा, ठीक है ना, हरियाली रूपी वस्त्र फैला दिया है ऑन द अर्थ। तो मेटाफर तो है ही है, लेकिन साथ साथ में हमने हर यूज किया है, तो और उसकी सब कैटेगरी पूछेंगे। अगर ये सेंटेंस आपको मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन दोनों ऑप्शन में मिले, तो आपको पर्सोनिफिकेशन पे जाना है। मेटाफर वाइड टर्म में है, लेकिन उसका प्रिसाइज आंसर पूछें तो मेटाफर के अंदर का वो आंसर पूछ रहा है, तो पर्सोनिफिकेशन होगा, ठीक है। इसमें स्प्रिंग, बसंत ऋतु को देखो, बसंत है ना, ऑटम है, इनको तो अपन इंग्लिश लिटरेचर में सॉफ्टनेस के लिए जानते हैं, और समर और विंटर है उसको हार्शनेस के लिए जानते हैं, उनको ही की तरह ट्रीट करते हैं, और स्प्रिंग को, ऑटम को शी की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, प्रॉस्पेरिटी का सीजन है ना, नए नए फूल और ये सारे प्रस्फुटित होते हैं, तो स्प्रिंग को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, ये पर्सोनिफाइड है। ओके जी, पीस हैथ का मतलब हैज, ये वही एस की जगह टीएच पोइट्री में यूज करते हैं। पीस हैज हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउड देन वॉर। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शांति है वो अपनी विजय रखती हैं, विजय रखती हैं, नो लेस रिनाउड देन वॉर, जो युद्ध से कम प्रसिद्ध नहीं है। मतलब शांति भी ऐसी विजय रखती हैं जो युद्ध से कम प्रसिद्ध नहीं है, लोकप्रिय नहीं है। यानी यहाँ पे हर यूज किया है किसके लिए, पीस के लिए, तो पीस को अगेन पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है ना। और उसको पीस देखो, शांति सॉफ्टनेस के लिए जानी जाती हैं, स्वीटनेस के लिए जानी जाती हैं, ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं। शांति ऐसा टर्म है, ऐसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ये अच्छा लगने वाली चीज है शांति, तो उसको फेमिनिन की तरह यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है। ओके, तो ये आपके पर्सोनिफिकेशन का टॉपिक था, कोई खास डिफिकल्ट है नहीं, और मुझे लगता है इनके जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो आपको याद रखने चाहिए। और बेसिकली याद रखने की चीज़ें नहीं है दोस्तों, जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, स्पेशली पोइट्री पढ़ते हैं, तो ये लिटरेरी डिवाइसेस फ्रिक्वेंटली हमारे सामने आते रहते हैं। लिटरेचर में कोई नए नहीं है ना, पोइम्स में चलते रहते हैं। और जो विक्टोरियन एज के राइटर, न्यू क्लासिकल एज के राइटर्स, न्यू क्लासिकल एज के जो राइटर्स थे, उन्होंने जितने भी आपके पर्सोनिफिकेशन किया है जिन एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का,
या आप कह दो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स का, उसके लिए फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज़ किया। तो न्यू क्लासिकल एज के जो राइटर्स थे उनकी पोइट्री में अक्सर हमें पर्सनिफिकेशन जम के देखने को मिलता है, ठीक है ना। वो जब अपन लिटरेरी एराज पढ़ेंगे तो उसके बारे में और बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो इस कला में माहिर थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पहले हम अभी इनिशियल फेज पे चल रहे हैं कि पर्सनिफिकेशन होता क्या है, सिमिली होती क्या है, मेटाफर होता क्या है। और अब देखिए, मैंने 3 आपको फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस आपके साथ कर लिए हैं। कौन कौन से? सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट सेशन में 1 या 2 और फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करने के बाद मैं इनके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज लाऊंगा, है ना। 30 to 40 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, तो आपको फील होगा कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। इज़ दैट क्लियर गाइस? तो थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ कर लीजिए, और आपके जो फ्रेंड्स जो इंग्लिश में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको भी सजेस्ट कीजिए। और एक यार आप क्लास देख लेते हो खोल के 2 4 5 मिनट और फिर लाइक करना भी भूल जाते हो। तो जो कंटिन्यूस पढ़ेगा और पूरी क्लासेस लेगा उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और जो आपके रीड के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए मैं बहुत ही जल्दी इन ए वीक एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत सस्ती सी रेट पे। तो आपको मतलब प्राइस की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। आपको लगेगा कि यार ये तो हम गोली बिस्किट के भाव मामला है, लेकिन उसकी इफ़ेक्टिविटी आप देखेंगे जो अदर कोर्सेज जो हमारे फ्रेंड चला रहे हैं उनसे कोई कम नहीं होगी, बेटर ही होगी। दैट आई कैन अश्योर यू, है ना। तो आप कमर कस लीजिए और लगातार मेहनत हमें करनी है जब तक हमारा करियर इंग्लिश में अच्छे से नहीं बन जाए। आपको जुड़े रहना है मेरे साथ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट वे में बहुत ही आसान तरीके से चीज़ें समझाता जाऊँ। इज़ दैट क्लियर गाइस? थैंक यू सो मच।